आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि मैं यूके में रजिस्टर्ड नर्स हूँ और रिसेंटली मैं न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड नर्स बना हूँ और जल्द ही मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड नर्स बनने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में जाने का, रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने का चांस मिलता है तो क्या आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाओगे या नहीं जाओगे। तो आज मैं जब न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड नर्स बन चुका हूँ और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्टर्ड नर्स बनने वाला हूँ, तो क्या मैं न्यूजीलैंड में मूव होने वाला हूँ या ऑस्ट्रेलिया में मूव होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ। और आप भी अगर इसी सिचुएशन में हैं, आप भी यूके में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको आज ये भी पता चलेगा कि मैं जाने वाला हूँ या नहीं, आपने क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इंसाइट मिल जाएगा। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और स्पेशली यूके के नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल के दूसरे वीडियो को भी चेकआउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को शायद से इंडिया से या यूके से भी देख रहे होंगे, और अगर आप इस वीडियो को यूके से देख रहे हैं तो आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं भी यूके में हूँ और मुझे भी डिसीजन लेने में जो भी चीज़ें हेल्प की वो शायद से आपको भी हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब भी हम अब्रॉड मूव होना चाहते हैं उस समय हम कंपेयर करते हैं कि जिस कंट्री में हम जाने वाले हैं उस कंट्री में हमारी सैलरी क्या होगी और जिस कंट्री में हम इस वक्त रह रहे हैं उस कंट्री में हमारी सैलरी क्या है। ये सारी चीजें हम कंपेयर करते हैं। तो वैसा ही कंपैरिजन मैंने किया। तो आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि मैं एज अ बैंड 6 डिप्यूटी क्लिनिकल लीड काम करता हूँ NHS में, और मेरी जो सैलरी है वो 35,000 एनुअल सैलरी है। अगर आप न्यूजीलैंड की सैलरी के बारे में अगर चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको ऑलमोस्ट उतनी ही सैलरी देखने मिलती है जितनी यूके में बैंड 6 नर्सेस को सैलरी मिलती है। लेकिन आप अगर यूके में बैंड 5 नर्स है तो आपको शायद से आपके सैलरी से थोड़ी बहुत ज्यादा सैलरी न्यूजीलैंड में देखने मिलने वाली है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा लंदन में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में है, और लेकिन आप लंदन के बाहर कहीं पे भी रहते तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी बहुत कम देखने मिलती है एज कम्पेयर टू लंदन। और आपको अगर कोई और मेजर सिटीज में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ऐसी सिटीज में भी अगर आप रहते हो तो थोड़ा बहुत वहाँ का जो रेंट है ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन लंदन में आप अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेंट पे करना होगा। वैसे ही अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ बड़ी सिटीज है, फॉर एग्जांपल वेलिंगटन, ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च नाम की जो जगह है, तो वो थोड़ी बहुत बड़ी सिटीज है। वहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो सकता है, जैसे ही यूके में बड़ी सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ सिटी जाते हैं तो वहाँ आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कम देखने मिलेगा न्यूजीलैंड में, लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको कम देखने मिलेगी। तो आप भले ही सिटीज से दूर रहते हो लेकिन आपको काम करने के लिए सिटीज में जाना पड़ेगा। तो आपको सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में पता चला होगा कि सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो सैलरी थोड़ी बहुत आपको न्यूजीलैंड में ज़्यादा देखने मिल सकती है अगर आप बैंड 5 नर्स है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करते हैं तो आप न्यूजीलैंड में अगर रूरल एरियाज में रहते हैं तो शायद से आप ज़्यादा पैसा सेव कर पाओगे, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू बिग सिटीज कम रहेगा। लेकिन आपको काम करने के लिए बड़ी सिटीज में जाना पड़ सकता है। और जो दूसरी चीज है वो है वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो आपको जो काम करने का टाइमिंग रहेगा, आपका जो वर्किंग आवर्स रहेंगे पर वीक, वो 37.5 रहेंगे। और क्योंकि यूके NHS एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि कई बार आपको स्टाफ शॉर्टेज देखने मिल सकता है। स्टाफ शॉर्टेज होने के कारण आपको कई बार आप बर्न आउट हो सकते हैं काम करते समय, और आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स NHS में जब आप काम करते तो आपको ऑलमोस्ट 5 वीक्स की एनुअल लीव देखने मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है आप जिसे वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क एनवायरनमेंट में काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यूके में आप जब काम करते हैं तो आपकी जो नॉर्मल जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 12 आवर्स के होते हैं। लेकिन आप अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी थिएटर में काम करते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। तो हम अगर न्यूजीलैंड के वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में जो वर्किंग आवर्स होते हैं पर वीक 40 आवर्स आपको काम करना होता है। और न्यूजीलैंड में भी आपको 4 वीक्स की एनुअल लीव आपके हॉस्पिटल के द्वारा देखने मिलती है। और न्यूजीलैंड में भी पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर आपको देखने मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड का जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है वो एज कम्पेयर टू NHS बहुत छोटा है, तो इसी कारण से वहाँ पे आपको स्टाफ शॉर्टेज उतना देखने नहीं मिलेगा। वो स्टाफ शॉर्टेज पे भी काफी अच्छा ध्यान देते हैं और वहाँ पे भी आपको 4 वीक्स की एनुअल लीव देखने मिलेगी। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में एज कम्पेयर टू NHS यूके आपको कम स्ट्रेसफुल लाइफ देखने मिलेगी। वहाँ पे आपको भले ही थोड़ी बहुत कम एनुअल लीव मिलेगी लेकिन आपको
आपको एज कम्पेयर टू NHS UK कम स्ट्रेस देखने मिलेगा वार्ड्स और दूसरे बिजी डिपार्टमेंट्स में। और थर्ड पॉइंट की हम जब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के बारे में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको पता होगा जब आप UK NHS में काम करते हैं तो यह एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ के सारे सिस्टम ऑलरेडी सेट है, किस तरीके से आपका प्रोग्रेशन होगा ये सारी चीजें यहाँ पे सेट होती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा भरमार है। अगर आप में कैपेबिलिटीज है तो UK NHS आपको डेफिनेटली प्रमोट करेगा, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप वो काम करने के लिए कैपेबल हो। तो आपको प्रोग्रेशन के भी बहुत ज्यादा चांसेस UK में देखने मिलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि बैंड 5 से बैंड 6, बैंड 6 से बैंड 7, बैंड 7 से बैंड 8 और आगे भी आप प्रमोट होते जा सकते हो। लेकिन प्रोग्रेशन में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होने के कारण सभी लोग जो कैपेबल है उन सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है प्रोग्रेस होने के लिए बिकॉज ऑफ कंपटीशन। लेकिन हम अगर न्यूजीलैंड की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं तो न्यूजीलैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम है एज कम्पेयर टू UK हेल्थ केयर सिस्टम इट इज स्मॉलर। सो वहां पे जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको UK में देखने मिलती है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको न्यूजीलैंड में देखने नहीं मिलेगी। और लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको न्यूजीलैंड में देखने मिलती है वो यह है कि आप जब UK में रजिस्टर्ड नर्स बनकर आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल तक ऑन वीजा काम करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी दी जाती है। लेकिन आप अगर न्यूजीलैंड में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाते हैं तो आपको वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी बहुत इजीली मिल जाती है। आपको बहुत ज्यादा वेट UK के समान नहीं करना होता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आप न्यूजीलैंड में जाने का सोच रहे हैं तो। और अगर हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप जानते होंगे कि UK में जो मोस्टली हेल्थ केयर सिस्टम है वो NHS के द्वारा रन किया जाता है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, यहाँ पे केयर होम है, यहाँ पे नर्सिंग होम्स है। ये सारी चीजें आपको NHS UK में देखने मिलता है। उसी तरीके से आपको सेम चीजें न्यूजीलैंड में भी देखने मिलेगी। वहाँ पे भी पब्लिक हेल्थ केयर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइवेट भी है और साथ ही साथ वहाँ पे भी आपको एजेड केयर और नर्सिंग होम ये सारी चीजें देखने मिलेगी। जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने मिलेगी। UK एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इसीलिए आपको एशियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने मिल सकती है न्यूजीलैंड में, स्पेशली बड़ी सिटीज में जहाँ जैसे कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन जैसी सिटीज में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर देखने मिलेगा। बहुत ज्यादा एशियन पॉपुलेशन, अफ्रीकन पॉपुलेशन और कुछ यूरोपियंस भी देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना UK में डाइवर्सिटी है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट यहाँ पे भी सेम है, वहाँ पे भी सेम है। यहाँ के अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं तो UK का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो UK के सारे जो जगह है चाहे वो कितना भी फारदेस्ट प्लेस क्यों ना हो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ट्रेन मिलेगी, वहाँ पे डेफिनेटली बसेस मिलेगी। लेकिन मैंने कुछ लोगों से जो न्यूजीलैंड में रहते हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रूरल एरियाज में उतना नहीं है, लेकिन सिटीज में जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा है। लेकिन आप अगर थोड़ा रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है। और जो दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि जियोग्राफिकली न्यूजीलैंड बाकी कंट्रीज से थोड़ा आइसोलेटेड है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में है। लेकिन अगर आप UK के बारे में बात करोगे तो UK जियोग्राफिकली बाकी यूरोपियन कंट्रीज से काफी ज्यादा पास में है। इसके कारण आप बहुत इजीली यूरोपियन कंट्रीज घूम सकते हैं। और जो दूसरा बेनिफिट जियोग्राफिकल लोकेशन का है वो यह है कि UK दूसरे कंट्रीज के आसपास है, इसके कारण यहाँ पे भी काफी कम चीजें मैन्युफैक्चर होती है। इस कारण से काफी सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कराना होता है और इंपोर्ट नजदीक के कंट्रीज से कराने के कारण यहाँ की जो चीजें है वो एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड की चीजों से सस्ती है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यह देश आइसोलेटेड जियोग्राफिकली होने के कारण यहाँ की जो काफी सारी चीजें हैं UK के चीजों के कंपैरिजन में महंगी आपको देखने मिलती है। तो अभी हम जब कंक्लूजन पे आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद क्या मैं UK से न्यूजीलैंड मूव होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड और UK के कंपैरिजन करने के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि मैं डेफिनेटली न्यूजीलैंड मूव नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर वहाँ का वेदर ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत सनशाइन न्यूजीलैंड में ज्यादा हो सकता है UK से, वहाँ पे भी सेम रेनफॉल होता है, वहाँ का भी वेदर अनप्रेडिक्टेड है। और सैलरी की अगर बात करते हैं तो बिकॉज आई हैव गॉट ऑलरेडी प्रोग्रेशन हियर इन द UK, सो वहाँ जाके फिर से मुझे वही सारी मेहनत करना होगा और वही सारा प्रमोशन के लिए और सारी चीजों के लिए दौड़ भाग करना होगा, जो कि मुझे UK में उतना ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली मैं न्यूजीलैंड तो नहीं जाऊंगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो हो सकता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हूँ, लेकिन डेफिनेटली न्यूजीलैंड इज नॉट माई चॉइस बिकॉज के और न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने न्यूजीलैंड के एग्जाम्स की जो फीस है उन सारी चीजों के बारे में बात किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ कहीं तो भी आ रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस वीडियो को क्लिक करके देखना। वहाँ पे भी मैंने काफी सारी चीजें बताया कि आपको न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए कितना खर्चा आता
होता है और वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूके और न्यूजीलैंड को कंपेयर किया है। तो डेफिनेटली मैं न्यूजीलैंड मूव नहीं होगा एट द मोमेंट। हो सकता है भविष्य में प्लान्स चेंज हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि मेरा जब ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहूँगा या नहीं होना चाहूँगा, और क्या इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया और यूके का भी कंपैरिजन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब डेफिनेटली मैं आपको वो ऑस्ट्रेलिया और यूके के कंपैरिजन का वीडियो प्लस मेरा डिसीजन का वीडियो बनाकर डेफिनेटली बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो हमेशा की तरह हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।